फिशर की प्रॉब्लम या फिस्टुला। फिशर जिसे हम गुद चीर कहते हैं, ये होता है कॉन्स्टिपेशन के कारण जब हमारे लैट्रिन वाले रास्ते में गुदा में किसी तरह का कट लग जाए या चीरा लग जाए, जिस कारण से पेशेंट में हिस्ट्री ये रहती है। जब मैं स्टूल पास करने गया था तो मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ और वो दर्द आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक भी रहता है। तो इस तरह का जो दर्द है जिसमें स्टूल पास नहीं होता पर सिर्फ दर्द होता है, और कई बार तो पेशेंट ऐसा भी कहते हैं कि मैं खाना खाने से भी डर रहा हूँ कि कहीं मेरे को स्टूल पास करने ना जाना पड़ जाए, क्योंकि ये जो दर्द है इतना ज्यादा होता है कि पेशेंट को सहन नहीं होता। इसमें जो ब्लीडिंग होती है बवासीर के मुकाबले काफी कम होती है। इसमें पेशेंट बताते हैं कि जो ब्लीडिंग हुई थी वो या तो लैट्रिन के साथ लग के आई थी या बूंद बूंद करके लैट्रिन के बाद हुई थी। तो आप यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बवासीर की प्रॉब्लम है या गुद चीर की प्रॉब्लम है। इसी के साथ साथ फिस्टुला यानी बगंदर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जहाँ पे पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं होती पर पेशेंट के गुदा मार्ग के पास कोई ऐसी फिंसी या फोड़ा बन जाता है जिसमें से बार बार पीक निकलती है। ये फिस्टुला या बगंदर भी हो सकता है जो कि लंबे समय में पेशेंट को तकलीफ कर सकता है, और इसके लिए हो सकता है पेशेंट को आगे जाके सर्जरी भी करवानी पड़े। अब जब भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, वो स्ट्रेन करेंगे, जोर लगाएंगे, तब उनमें ये मस्से गुदा मार्ग से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। बार बार स्ट्रेन करने के कारण और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लगातार बने रहने के कारण ये मस्से लगातार बाहर आते हैं और धीरे धीरे ये अपनी स्टेज में बढ़ते जाते हैं। किसी भी कारण से, चाहे वो फ्रिक्शन के कारण है या स्ट्रेनिंग के कारण है या ओवरलोड के कारण, जब इनमें कोई कट लग जाता है तो मस्सों में से खून निकलना शुरू हो जाता है, और यही जो बादी बवासीर है वो खूनी बवासीर बन जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट एकदम से वॉशरूम गया और उसको स्टूल आने की बजाय एकदम से फ्रेश ब्लड देखने को मिलता है, जिस कारण से कई बार तो वो घबरा भी जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्रॉब्लम बवासीर की होती है, और स्टार्टिंग स्टेज में पेशेंट को सिर्फ ब्लड का ही पता चलता है। पाइल्स क्या होता है, ये किस कारण से होती है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, और इसे हम ट्रीटमेंट में किस तरह से फोकस करते हैं। तो सबसे पहले पाइल्स होता क्या है। जब भी किसी व्यक्ति को स्टूल पास करने के टाइम पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए या कोई मास अंदर से बाहर आना शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को पाइल्स हो गई है ऐसा समझते हैं। अब ये पाइल्स है, ये 2 तरह से होती है। जैसे कि मैंने बताया, जिनको ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग पाइल्स है, और जिनको सिर्फ मौकेवार आते हैं वो होती है बादी पाइल्स। तो जो बवासीर है ये 2 तरह की है, खूनी और बादी। इसके अलग अलग आगे स्टेजेस होते हैं, जैसे 1 से लेके 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है जब ये मस्से गुदा मार्ग से बाहर नहीं आते और सिर्फ ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उसे हम स्टेज 1 कहते हैं। इसी तरह से स्टेज 2 में ये मस्से बाहर आते हैं और फिर वापस जब स्टूल पास कर दिया जाता है उसके बाद ये मस्से वापस अंदर चले जाते हैं। तीसरी स्टेज होती है जब ये मस्से लगातार बाहर आते हैं और बाहर ही रहते हैं, और पेशेंट को कई बार इन्हें हाथ से अंदर पुश करना पड़ता है, कब ये तीसरी स्टेज में होते हैं। 4th स्टेज होती है जब ये लगातार बाहर ही रहते हैं, इवन कि अगर पेशेंट इन्हें अंदर पुश कर भी देता है तो उसके बावजूद भी ये बाहर ही रहते हैं। तो उस कंडीशन में ये स्टेज 4 में चला जाता है। यूजुअली जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो 1st से लेके 3rd स्टेज का जो ट्रीटमेंट है हम मेडिसिन से कर सकते हैं। जो 4th स्टेज है उसे हम सर्जिकल इंटरवेंशन में यानी ऑपरेशन के थ्रू ठीक करते हैं, क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम आती है जो मांस अंदर शरीर से बाहर आ चुका है उसको अंदर ले जाना दवाइयों से मुश्किल होता है। अब इसके कारणों के बारे में समझते हैं। जो इसका मुख्य कारण है वो है कब्ज। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जब पेशेंट को काफी समय तक बनी रहती है, तब पेशेंट को लगातार स्ट्रेनिंग करने के कारण पेशेंट का अंदर जो खून की नसें होती हैं, जो हमारा गुदा मार्ग है वहाँ पे जो खून की नसें हैं उनमें ज़्यादा स्ट्रेन करने के कारण जो ब्लड है वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वो नसें फूलकर गुदा मार्ग से बाहर आनी शुरू हो जाती है। यही होता है जो मोके बनकर शरीर से बाहर दिखते हैं। तो ये जो नसें हैं जब लगातार स्ट्रेनिंग करता है पेशेंट कॉन्स्टिपेशन की वजह से, या लगातार बैठने का या खड़ने का काम करते हैं, एक ही पोस्चर में लगातार काफ़ी समय तक खड़े रहने के कारण या बैठने के कारण जो खून की नसें हैं उनमें खून भर जाता है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, जिस कारण से ये मोके बार बार लगातार भरते जाते हैं। अब जब भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, वो स्ट्रेन करेंगे, जोर लगाएंगे, तब उनमें ये मस्से गुदा मार्ग से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। बार बार स्ट्रेन करने के कारण और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लगातार बने रहने के कारण ये मस्से लगातार बाहर आते हैं और धीरे धीरे ये अपनी स्टेज में बढ़ते जाते हैं। जब भी कभी इन पेशेंट्स में किसी भी कारण से, चाहे वो फ्रिक्शन के कारण है या स्ट्रेनिंग के कारण है या ओवरलोड के कारण, जब इनमें कोई कट लग जाता है तो मस्सों में से खून निकलना शुरू हो जाता है और यही जो बादी बवासीर है वो खूनी बवासीर बन जाती है। अब यहाँ पे हमने ये समझा
कि कैसे ये बवासीर बनती है, बवासीर की कौन कौन सी टाइप्स है, बवासीर के लक्षण क्या है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। जो बवासीर है उसमें सबसे पहले ब्लीडिंग एक मात्र लक्षण है जिससे लोगों को बवासीर के होने का पता चलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट एकदम से वॉशरूम गया और उसको स्टूल आने की बजाय एकदम से फ्रेश ब्लड देखने को मिलता है, जिस कारण से कई बार तो वो घबरा भी जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्रॉब्लम बवासीर की होती है और स्टार्टिंग स्टेज में पेशेंट को सिर्फ ब्लड का ही पता चलता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई बार पेशेंट को पेन के सिम्टम्स भी आते हैं। ये पेन बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही कम मात्रा में होती है और कुछ समय के बाद ठीक हो जाती है। कई पेशेंट्स में मांस का टुकड़ा या अंदर से कोई मुक्का बाहर आना शुरू हो जाता है जो अपने आप ही अंदर चला जाता है। इसी के साथ साथ पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री जरूर रहती है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लगातार काफ़ी समय से बनी होती है। तो ये सब जब सिम्टम्स पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं तब हम उनका डायग्नोस करते हैं कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के कारण बवासीर हुई है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिनमें बवासीर हो सकती है। जैसे आप लंबे समय से कोई दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं या आपका लाइफस्टाइल काफ़ी समय से खराब है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड या ऐसी चीज़ें खा रहे हैं या बहुत तेज मिर्च मसालों का सेवन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको बवासीर की तकलीफ हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से पेशेंट का क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाया जाता है। अब इसमें एक चीज़ और है, पेशेंट की जो पाइल्स की प्रॉब्लम है उसी की तरह और भी प्रॉब्लम्स पेशेंट को फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि फिशर की प्रॉब्लम या फिस्टुला। फिशर जिसे हम गुद चीर कहते हैं, ये होता है कॉन्स्टिपेशन के कारण जब हमारे लैट्रिन वाले रास्ते में गुदा में किसी तरह का कट लग जाए या चीरा लग जाए, जिस कारण से पेशेंट में हिस्ट्री ये रहती है। पेशेंट आके कहेगा जब मैं स्टूल पास करने गया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ और वो दर्द आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक भी रहता है। तो इस तरह का जो दर्द है जिसमें स्टूल पास नहीं होता पर सिर्फ दर्द होता है, और कई बार तो पेशेंट ऐसा भी कहते हैं कि मैं खाना खाने से भी डर रहा हूँ कि कहीं मेरे को स्टूल पास करने ना जाना पड़ जाए, क्योंकि ये जो दर्द है इतना तो ज़्यादा होता है कि पेशेंट को सहन नहीं होता। इसमें जो ब्लीडिंग होती है बवासीर के मुकाबले काफ़ी कम होती है। इसमें पेशेंट बताते हैं कि जो ब्लीडिंग हुई थी वो या तो लैट्रिन के साथ लग के आई थी या बूंद बूंद करके लैट्रिन के बाद हुई थी। तो आप यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बवासीर की प्रॉब्लम है या गुद चीर की प्रॉब्लम है। इसी के साथ साथ फिस्टुला यानी बगंदर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जहां पे पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं होती पर पेशेंट के गुदा मार्ग के पास कोई ऐसी फिंसी या फोड़ा बन जाता है जिसमें से बार बार पीक निकलती है। ये फिस्टुला या बगंदर भी हो सकता है जो कि लंबे समय में पेशेंट को तकलीफ कर सकता है और इसके लिए हो सकता है पेशेंट को आगे जाके सर्जरी भी करवानी पड़े। तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है पेशेंट को बवासीर की तकलीफ है, फिशर है या फिस्टुला है, उसके साथ कौन सी स्टेज में हमारे पास पेशेंट आया है, फर्स्ट स्टेज में आया, सेकंड में आया, थर्ड में है या फोर्थ में। तो जब हमारे पास पेशेंट का एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बन जाता है, पेशेंट की स्टेजिंग हो जाती है, हम पेशेंट की हिस्ट्री से ये क्लियर कर लेते हैं कि पेशेंट को किन कारणों से बवासीर हुई है, तो हम उनको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं। ट्रीटमेंट में जो हमारा बेसिक प्रोटोकॉल रहता है, सबसे पहले जो कारण है उनको दूर करना। अगर कब्ज की प्रॉब्लम है तो कब्ज की प्रॉब्लम का हल करना, ना केवल सिर्फ उन मेडिसिन का यूज करना जो कि आंतों को धक्का मार के पेट को साफ करती हैं, बल्कि जो कब्ज का मुख्य कारण है उसको दूर करना। और इसी के साथ जो लगातार खून बह रहा है उसे रोकना, क्योंकि अगर लगातार ब्लीडिंग होती जाएगी तो शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को जो स्ट्रेनिंग की आदत हो गई है, लगातार काफ़ी टाइम तक वो वॉशरूम में बैठे रहते हैं, कई बार तो मोबाइल लेके आधा घंटा वॉशरूम में बैठे रहते हैं, तो उन आदतों को बदलना। इसके साथ लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने जिससे कि हम एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करें, और इसी के साथ अपने लाइफस्टाइल को बदलना जिसमें कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल हो और एक बैलेंस्ड डाइट हम यूज़ करें, ना कि बाहर का मसाले वाला और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करें। इसी के साथ जो पेशेंट में मोके बाहर आ रहे हैं उनकी प्रोट्रूजन को रोकना, उनका बाहर आना रोकना, और अल्टीमेटली ट्रीटमेंट से, मेडिसिन से उन मस्सों को सुखाना और उन्हें ख़त्म करना, ताकि आने वाले समय में उन्हें इस प्रॉब्लम से जूझना ना पड़े। और इसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है कोई भी ऐसे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स यानी जो इस बीमारी को बढ़ा सकते हैं या जिन कारणों से ये बीमारी बढ़ी है उनको रोकना, पेशेंट को उसके बारे में गाइड करना और उनको एक ऐसा प्रॉपर डाइट और एक्टिविटी प्लान देना ताकि वो लंबे समय में अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सके और आगे जाके उनको वो प्रॉब्लम दोबारा ना हो। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो हमें स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.barasingha.org पे भी विजिट कर सकते हैं।